नमस्कार। आज हम जीव विज्ञान कक्षा 11 का अध्याय क्रमांक 6 यूनिट 2 का पादपों में जल अवशोषण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस अध्याय के अंतर्गत पादपों में जो आवश्यक घटक है जल, उसकी आपूर्ति किस प्रकार से होती है, मृदा से जल का अवशोषण किस प्रकार से किया जाता है और जल पादपों में अवशोषण करने के बाद पादप के विभिन्न भागों तक ये जल किस प्रकार पहुंचता है, इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। सर्वप्रथम हम देखते हैं, पहला ही टॉपिक है जल अवशोषण एवं पादपों का जल मार्ग। क्या अर्थ हुआ इसका कि जल का अवशोषण पादप का कौन सा भाग करता है एवं पादप के सभी भागों तक जल पहुंचने के लिए कौन सा मार्ग है। तो सर्वप्रथम लिखा हुआ है जल पादपों का एक प्रमुख आवश्यक घटक है। विभिन्न घटकों में जल जो है वो एक आवश्यक घटक है, क्योंकि जल में परिवहन के लिए केवल एकमात्र जलीय माध्यम ही है जिसके द्वारा सभी आवश्यक घटक एक स्थान से दूसरे स्थान तक जलीय माध्यम में ही पहुंचते हैं। जल एक अच्छा विलायक है, ये हम पहले से ही अगले पाठों में हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि जल में बहुत सारी चीज़ें घुलनशील है, इसलिए जल एक अच्छा विलायक माना जाता है। पादप की जल आपूर्ति पादप के मूल यानी जड़ों द्वारा होती है। किस प्रकार से होती है? तो पादपों में जो मुख्य भाग हैं जड़, तना एवं पत्ती। जब आप बीज रोपण करते हैं तो प्रारंभिक जो संरचनाएं बनती है मूलांकुर और प्रांकुर, तो मूल का निर्माण मूलांकुर कोशिकाओं द्वारा संरचना द्वारा होती है, जो आगे चलकर जड़ों में विकसित हो जाती है। जड़ें जो है वो मृदा में जो जल बचा रहता है उसका अवशोषण करती है और पादपों को आपूर्ति होती है। पृथ्वी की सतह पर हम सब जानते हैं कि पृथ्वी पर जो जल है वो विभिन्न प्रकार से प्राप्त होता है। कैसे? तो पादपों को जो जल प्राप्त होता है वो कैसा जल प्राप्त होता है? हम सब जानते हैं भूमि के ऊपर का जल, भूमि के नीचे का जल, ये अलग अलग प्रकार से जल के जो माध्यम हैं, जल के जो सोर्सेज हैं वो उपलब्ध हैं। ऊपरी जो जल है जिसे हम अपवाहित जल कहते हैं, जिसमें नदियों का जल है, झरनों का है। सतह के ऊपर का जो जल है उसे हम अपवाही जल कहते हैं। पादप इसका अवशोषण नहीं करते हैं। इसी जल का जब भूमि द्वारा अवशोषण होता है तो जल का कुछ भाग नीचे चला जाता है, भूमि की सतह के नीचे चला जाता है, और मृदा द्वारा उन मृदा के कणों में जल के अणु फंस जाते हैं, और मृदा द्वारा जो अवशोषित जल है उसे हम मृदा जल कहते हैं, सॉइल वाटर कहते हैं। और पादप जो है इन्हीं सॉइल वाटर का उपयोग करते हैं। इसके अलावा भूमि के नीचे जो सतह के नीचे की ओर जल पहुंच जाता है, जिसे भौम जल कहते हैं, उसका उपयोग पादप नहीं करते हैं। पादपों में जल अवशोषित करने वाले अंग ये जानते हैं हम। तो पादप में कौन सा भाग है जो जल अवशोषण करता है, तो इस हेतु हमें जड़ की संरचना देखनी पड़ेगी और इसके माध्यम से ये समझना पड़ेगा कि जल के कौन कौन से भाग हैं, इसकी संरचना किस प्रकार से बनती है। अभी हमने बताया थोड़ी देर पहले कि मूल का निर्माण बीज में प्रारंभिक जो संरचना बनती है मूलांकुर द्वारा विकसित होता है, जो गुरुत्वीय विधि द्वारा भूमि के नीचे प्रकाश के विपरीत दिशा में वृद्धि करता है। तो
मूल की संरचना हम देखते हैं। मूल की संरचना को किस प्रकार से बताया गया है। यहाँ मूल की संरचना को 5 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जल का अवशोषण मृदा से जड़ों द्वारा होता है। ब्रायोफाइट्स में चूँकि कम विकसित पौधे हैं इसलिए मूल के समान संरचना बनती है जिसे मूलाभास कहते हैं, और मूलाभास द्वारा ही जल का अवशोषण होता है। जल एवं खनिज, जब जल का अवशोषण किया जाता है तो मृदा में उपस्थित खनिज जो पदार्थ है वो भी जल में घुलकर और जल के माध्यम से मृदा द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं और पादप के विभिन्न भागों में पहुंचाए जाते हैं। तो जल एवं खनिज पदार्थों का जो अवशोषण किया जाता है वो मूल की पूरी सतह नहीं करती है, यानी पूरी मूल जो है यानी जड़ों द्वारा जो पूरा का पूरा जो जड़ है उसके द्वारा अवशोषण नहीं किया जाता है। जड़ का जो कुछ भाग है वही जल एवं खनिज पदार्थों का अवशोषण कर सकता है। इसलिए जड़ को 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग हैं? मूल को मूल शीर्ष, दैर्ध्य वृद्धि, मेरिस्टेमेटिक वृद्धि, मूल रोम और प्रौढ़ क्षेत्र। इन क्षेत्रों के माध्यम से हम देखेंगे कौन कौन से क्षेत्र हैं। सबसे पहले दिया हुआ है मूल गोप, जो सबसे आगे वाला भाग है जिसमें लगातार कोशिका विभाजन होता है और प्रारंभिक कोशिकाएं बनती है। ये मूल गोप क्या कार्य करता है? जब जड़ मृदा में आगे की ओर वृद्धि करती है तो आगे एक की तरफ वृद्धि करने हेतु एक तो सहायता करता है और जड़ों को नष्ट होने से यानी सुरक्षा का कार्य करता है, जिससे जड़ें नष्ट नहीं हो। दूसरा है मूल शीर्ष। मूल शीर्ष क्या है? यह मूल गोप के पीछे स्थित वो कोशिकाएं हैं जिसमें लगातार कोशिका विभाजन होने से मूल जो है वो मूल की जो है वो वृद्धि होती है। उसके पीछे है दैर्ध्य वृद्धि। दैर्ध्य वृद्धि का मतलब है मूल शीर्ष के पीछे की ओर स्थित वह क्षेत्र जिससे लगातार कोशिका विभाजन होने से जड़ लंबाई में वृद्धि करती रहती है और आगे की तरफ बढ़ती रहती है। उसके पीछे का क्षेत्र है मूल रोम, जिसमें कई सूक्ष्म संरचनाएं, पतली पतली धागे के समान संरचनाएं निकलती है जिन्हें मूल शीर्ष कहते हैं। और ये मूल शीर्ष ये मृदा के कणों के बीच में जाके और जल के अणुओं का अवशोषण करती है और साथ साथ में खनिज पदार्थों का भी अवशोषण जलीय माध्यम में करते हैं एवं पादप को आपूर्ति करते हैं। सबसे अंतिम क्षेत्र है प्रौढ़ क्षेत्र, जहाँ पर कोशिका विभाजन जो है वो बंद रहता है या बहुत कम रहता है और इस भाग द्वारा जो है वो जल का बहुत कम अवशोषण किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो कोशिकाएं हैं वो परिपक्व होकर प्रौढ़ क्षेत्र में चली जाती है और जहाँ पर कोशिका विभाजन तरुण क्षेत्र की तुलना में बहुत कम होता है। तो आइए, हमने अभी पूरे टॉपिक में जल के अवशोषण हेतु पादपों में जल का मार्ग के बारे में जानकारी प्राप्त की एवं मृदा द्वारा जो जल का अवशोषण है इस हेतु जो जड़ों की संरचना है वो किस प्रकार से बनी हुई है, जल को अवशोषित करने के लिए किस प्रकार अनुकूलित है, ये जानकारी प्राप्त की है। आगे के टॉपिक में हम पढ़ रहे हैं कि जल अवशोषण के लिए किस प्रकार का माध्यम जरूरी है। तो आगे के टॉपिक में हम जल के अवशोषण की क्रिया विधि का अध्ययन करेंगे। भैया करें। जल अवशोषण की क्रिया विधि। पादपों में जल का अवशोषण किस प्रकार से होता है? तो पादपों में जल का अवशोषण 2 प्रकार से होता है। पहला है निष्क्रिय जल अवशोषण और सक्रिय जल अवशोषण। निष्क्रिय जल अवशोषण का क्या अर्थ है? निष्क्रिय जल अवशोषण का अर्थ है कि जब जल का अवशोषण पादपों में होता है तो इसमें जड़ की कोई भूमिका नहीं रहती है,
कैसे कि जड़ों में जब जल का अवशोषण किया जाता है तो किस प्रकार से ये क्रियाविधि होती है। सबसे पहले इसमें जड़ों का जो है वो किसी भी प्रकार का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, यानी कोई भूमिका नहीं रहती है। पादपों में जो जल का अवशोषण की जो 98% मात्रा है वो इसी भाग द्वारा अवशोषित की जाती है। इसमें क्या होता है, पर्ण द्वारा जब भी वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होगी, पत्तियों द्वारा जब वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है जिसके दौरान जल की हानि होती है, तो पत्तियों द्वारा जब भी जल का अवशोषण होगा यानी वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होगी, तो उस समय क्या होता है, जो पर्ण की सिराएं होती है, जो पौधे का भाग है, ये जड़ें हैं, यहाँ कोई पर्ण है, ये सिराएं हैं पर्ण की। तो यहाँ से जब भी वाष्पोत्सर्जन द्वारा जो जल के अणु हैं वो बाहर निकलेंगे, तो जो पर्ण की जो सिराएं हैं उन सिराओं पर एक खिंचाव उत्पन्न होता है, जो कहाँ तक है, मूल तक जो है वो जड़ों का खिंचाव उत्पन्न होगा, जिससे जड़ों द्वारा जो मृदा के कणों के बीच में जो जल के अणु हैं वहाँ पर एक दबाव उत्पन्न होता है और दबाव से जल के अणु जो है वो जड़ों के जाइलम वाहिकाओं द्वारा खींच लिया जाता है और कंटिन्यू जो है एक बार खिंचाव होने से लगातार जो जल के अणु जो है वो कंटिन्यू अवशोषित होते रहते हैं। तो पर्ण द्वारा वाष्पोत्सर्जन के समय पर्ण सिराओं में जो खिंचाव उत्पन्न होता है, जिससे क्या होगा, जिससे एक ऋणात्मक तनाव स्तंभ से होते हुए, जो स्तंभ से होते हुए कहाँ तक, मूल तक पहुँचता है और इसी के कारण जो है वो जल कंटिन्यू जो है वो मृदा से जड़ों द्वारा अवशोषित करते हुए पादप के विभिन्न भागों तक पहुँचता है। जल स्वतः ही मूल रोमों द्वारा जो है वो खिंच जाता है। जबकि सक्रिय जल अवशोषण में क्या है, सक्रिय जल अवशोषण में मूल की भूमिका रहती है, अर्थात जड़ों की भूमिका रहती है। तो कुछ पादपों में मूल में जब भी धनात्मक खिंचाव उत्पन्न होगा या धनात्मक बल उत्पन्न होगा, तो इस हेतु सक्रिय अवशोषण की ज़रूरत पड़ती है और इसी कारण इसे सक्रिय अवशोषण कहते हैं। इस हेतु जड़ों की भूमिका रहती है और इनमें जड़ों की भूमिका हेतु कोशिकाओं द्वारा जो उत्पन्न, पादप कोशिकाओं द्वारा जो उत्पन्न किया गया भोजन के द्वारा, अवशोषण के द्वारा जो एटीपी ऊर्जा जनरेट की जाती है और उसी एटीपी ऊर्जा के माध्यम से ही इस प्रकार का जल अवशोषण होता है। तो इस अवशोषण में एटीपी ऊर्जा की आवश्यकता होती है और इस प्रकार के अवशोषण बहुत ही कम 2 से 4% ही किया जाता है, यानी बहुत कम ऊर्जा का जल का अवशोषण इस विधि द्वारा किया जाता है। कैसे होता है कि रात्रि में जब भी वाष्पोत्सर्जन की कमी हो जाती है, यानी वाष्पोत्सर्जन की मात्रा जब घटती है जैसे जैसे, तो मूलों में जब जाइलम, जो मूल का जो जाइलम भाग है उसमें जो उपस्थित जल स्तंभ जो में धनात्मक बल उत्पन्न होता है, उस धनात्मक बल के कारण ही जड़ों द्वारा जो है वो जल का अवशोषण किया जाता है। तो इस प्रकार से जल का अवशोषण पादपों में 2 तरह से होता है, एक तो निष्क्रिय जल अवशोषण और एक सक्रिय जल अवशोषण। निष्क्रिय जल अवशोषण के द्वारा 98% जल का अवशोषण होता है, जबकि 2% जो है वो सक्रिय जल अवशोषण के द्वारा जल का अवशोषण किया जाता है। धन्यवाद।